दोस्तों, काया और डोली के शादी के जेवर चोरी होने की कहानी पहले 3 पार्ट में पब्लिश की जा चुकी है। आज पूरी कहानी एक साथ पब्लिश की जा रही है, तो आइए पूरी कहानी एक साथ सुनने का मजा लेते हैं। अमृता के घर आई, जिसे देखकर अमृता हैरान हो गई और बोली, अरे सरोज, तू इंडिया वापस कब आई? सरोज ने बोला, अब तो हम इंडिया में ही सेटल हो गए हैं और आज भाई के घर आई थी तो सोचा पास में ही तुम भी रहती हो, तुमसे भी मिल लूं। वैसे हम बगल के शहर में ही सेटल हुए हैं। अमृता ने बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। नहीं तो जब से तुम विदेश में बसी थी हमने तो मिलने का सपना ही छोड़ दिया था। सरोज ने बोला, हाँ वह तो है, और अपना देश तो अपना ही होता है, इसलिए अब मेरे पति ने हमेशा के लिए इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया है और यही एक कंपनी ज्वाइन कर ली है। हमने अपना घर भी ले लिया है, बगल के शहर में ही तो है। अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, अब तो हर महीने एक राउंड मारना ही पड़ेगा। कहकर सरोज हंसने लगी और अमृता ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो अब आऊँगी ही आऊँगी। आखिर मेरी इतनी प्यारी सहेली जो मेरे इतने करीब आ गई है। और फिर अमृता सरोज को चाय नाश्ता कराने के लिए अंदर ले गई। दोनों के बीच बातें होने लगी और सरोज ने बोला, और हाँ, मेरी बेटी काया की 2 दिन पहले ही शादी भी तय हो गई है। लड़का बहुत अच्छा है, अगले महीने उसकी शादी है, तो शादी में तुम सब लोगों को ज़रूर आना है। खास तौर पर मैं आज इसीलिए तुम्हारे घर आई थी कि खुद ही जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को शादी के लिए निमंत्रण दे दूँ। तुम्हें पूरे 1 हफ्ते पहले आना होगा, आखिर तुम्हें मेरी मदद भी तो करनी है। मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी? और हाँ, पूरे परिवार के साथ तुम्हें आना होगा। सुनकर अमृता बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ सरोज, बिल्कुल, हम काया की शादी में ज़रूर आएंगे। सरोज ने बोला, और तुम्हारी बेटी डोली? उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी वगैरह नहीं खोज रही हो क्या अभी? इस पर अमृता का चेहरा उतर गया और उसने बोला, अरे शादी तो डोली की भी हमने खोज ही रखी थी और उसकी शादी होने ही वाली थी। तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम विदेश में थी और मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन क्या बताऊं, हमारी फूटी किस्मत, किसी वजह से शादी के 15 दिन पहले उसकी शादी कैंसिल हो गई। सुनकर सरोज को बहुत दुख हुआ और उसने बोला, अच्छा ऐसा क्या हो गया? अमृता ने बोला, छोड़ो, फिर कभी आराम से बैठकर बातें होंगी, तब इस बारे में बात करेंगे। अभी तो तुम्हारी बेटी काया की शादी है, तो तुम उसे एंजॉय करो। क्यों अभी फालतू में पुरानी बातें उठाना, इससे बस मन खराब होता है। कभी फुर्सत में तुम्हें सारा कुछ बताऊंगी। सरोज ने बोला, हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हो सकता है डोली के लिए उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, उसके नसीब में उससे ज़्यादा बड़ा घर और अच्छा घर हो, इसीलिए वह रिश्ता कैंसिल हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अमृता ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सरोज, शायद ऐसा ही हो और मेरी डोली का और अच्छे घर में ब्याह हो। सरोज ने बोला, बिल्कुल होगा, तुम चिंता ना करो, बस अब अपने पूरे परिवार के साथ काया की शादी में आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहकर सरोज ने अमृता से विदा ली। अमृता बहुत खुश थी। एक तो उसके बचपन की सहेली वापस भारत आ चुकी थी, वह भी उसके पास के शहर में, और दूसरा उसकी बेटी काया की शादी थी। और बेटियों की शादी करना तो बहुत बड़ी बात होती है। बस अमृता यह सोच रही थी कि उसकी बेटी डोली की भी जल्द से जल्द अच्छे घर में शादी हो जाए। अमृता सरोज के घर जाने की तैयारी करने लगी और उसने सोच लिया था वह सच में पूरे 1 हफ्ते पहले जाकर सरोज की बेटी की शादी में पूरी मदद करेगी और डोली को भी अपने साथ लेकर जाएगी। डोली का मन भी लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन अमृता को सरोज के घर के लिए निकलना था, एकाएक सरोज का फोन आया और वह बहुत उदास सी आवाज में बोल रही थी, अमृता, अब तुम लोगों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी की शादी टूट गई। यह सुनकर अमृता को यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? और वह घबरा कर बोली, सरोज, यह तुम क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे काया की शादी टूट गई? 1 हफ्ते बाद तो उसकी शादी है। सरोज रोने लगी और बोली, क्या बताओ अमृता, मेरा तो किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा। अभी कितने लोगों को फ़ोन करके मना किया, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं।
अमृता सरोज के दर्द को अच्छे से समझती थी। वह बोली, तुम चिंता मत करो सरोज, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी इसी दर्द से गुजरी हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर, तुम्हें सहारा होगा। सरोज को भी पता था कि अमृता आएगी तो उसे बहुत सहारा हो जाएगा, क्योंकि वह उसके जख्मों पर नमक नहीं लगाएगी बल्कि मरहम लगाएगी। अमृता ने अपने घर में यह बात सबको बताई। सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। अमृता ने बोला, मैं कुछ दिनों के लिए सरोज के पास चली जाती हूँ, उसे संबल मिलेगा। और अमृता सरोज के घर के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचने पर सरोज अमृता को गले लगाकर रो पड़ी और बोली, यह सब कुछ क्या हो गया अमृता? अमृता ने बोला, कोई बात नहीं सरोज, तुमने ही तो कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो जरूर कुछ अच्छा उसके नसीब में लिखा होगा, वैसे ही काया के नसीब में भी कुछ और अच्छा लिखा होगा। तुम चिंता मत करो, देखना हमारी दोनों बेटियां बहुत अच्छे घर में जाएंगी। कहकर अमृता ने सरोज को ढांढस बंधाया और धीरे धीरे सरोज थोड़ा नॉर्मल हो गई। अमृता ने फिर आराम से सरोज से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, शादी कैंसिल कैसे हो गई? सरोज ने बोला, अरे मैं क्या बताऊं, लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पर है, 50 लाख के पैकेज पर है, काफ़ी बड़े घर में। हमने काया की शादी तय की थी, लेकिन लड़के की माँ थोड़ी लालची थी। हमने यही सोचा था कि हमारी इकलौती बेटी है काया, इसलिए हमने अच्छा खासा दहेज दे रहे थे। साथ ही साथ लड़के की माँ की एक डिमांड थी कि हमारी काया को कम से कम 20 तोले सोने मायके की तरफ से मिलने चाहिए। इसलिए हमने अच्छी खासी रकम सोने के ऊपर खर्च की थी, क्योंकि लड़के की माँ की यही डिमांड थी कि लड़की मायके से सोने से सिर से पांव तक लदी हुई विदा होनी चाहिए। हमने भी यही सोचकर कि चलो या तो स्त्री धन होगा और हमारी बेटी के पास रहेगा, उसके जेवरों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था और उसके लिए बहुत जेवर बनवाए थे। लेकिन शादी के एक सप्ताह पहले पता नहीं कैसे वह सारे के सारे जेवर गायब हो गए। कहाँ गए, किसने लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब लड़के की माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था, हमने एक ही तो शर्त रखी थी कि हमें दुल्हन सोने से लदी हुई चाहिए। आखिर इतना ज़्यादा हमारा बेटा कमाता है, आपकी बेटी तो इस घर में राज करेगी, तो इतना डिमांड तो हम कर ही सकते हैं। और फिर वह जेवर तो आपकी बेटी के पास ही रहते, कौन सा हम उससे ले लेते। उनका साफ साफ कहना था कि अगर आप फिर से उतने जेवरों का इंतज़ाम कर सकते हैं तो बारात आपके घर आएगी, वरना हम यह शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने और कुछ डिमांड नहीं की थी और आप हमारी एक डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम बताओ अमृता, इतनी जल्दी दोबारा 20 तोले सोने का इंतज़ाम करना आसान है क्या? हमारे और भी खर्च हैं, अभी मेरा बेटा भी है जिसका पूरा फ्यूचर हमें सिक्योर करना है, वह तो अभी पढ़ ही रहा है, हमें तो सब कुछ देखकर चलना है। ऊपर से हमारा इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। 20 तोले सोना खोना कोई मामूली बात नहीं है। अब तो हम खुद बहुत बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। और फिर काया के पापा ने कहा कि इतनी लालची औरत है, जब अभी इतना मुंह खोल रही है तो पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। इससे तो अच्छा है यह शादी नहीं हो, वही ठीक है। और हमने खुद ही अपनी बेटी की शादी तोड़ दी। यह सब कुछ सुनकर अमृता हैरान हो गई। उसने सरोज से बोला, क्या तुम्हारे पास लड़के की फ़ोटो है? ज़रा जल्दी से मुझे दिखाना तो, और अगर लड़के की माँ की फ़ोटो हो तो वह भी दिखाना। सरोज हैरान थी कि लड़के और उसकी माँ की फ़ोटो देखने में अमृता इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। और सरोज ने बोला, नहीं, फ़ोटो तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी में फ़ाइनल हो गया था, रोका तक नहीं हुआ था। सीधे शादी की डेट फाइनल हुई थी और अभी महीने भर पहले ही तो शादी फाइनल हुई थी। और सबसे पहला निमंत्रण मैं तुम्हारे घर ही देने गई थी। लड़के वालों ने कोई और रस्म की ही नहीं थी और ना ही कोई फ़ोटो क्लिक हुए थे। अमृता ने पूछा, लड़का तुम्हें कहाँ से मिला था? तो सरोज ने बोला, मैट्रिमोनियल साइट से। अब अमृता को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था। उसने काया से बोला, बेटा ज़रा उस साइट पर खोलकर लड़के की फ़ोटो तो दिखाना। लेकिन काया ने जब वह साइट खोली तो लड़के की सारी आईडी वहाँ से गायब थी, वहाँ कोई फ़ोटो नहीं थी। अब अमृता को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। अमृता ने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो दिखाई और पूछा, क्या यही लड़का और उसकी माँ थे?
और सरोज उन्हें देखते ही हैरान हो गई और बोली, हाँ यह वही लड़का और उसकी माँ है, पर उनकी फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे है? अमृता को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने बोला, यह सब बात बाद में, पहले चलो पुलिस के पास, हम दोनों बहुत बड़े अपराध का शिकार हुए हैं। सरोज ने बोला, अरे पुलिस के पास जाकर क्या करना है? जेवर खोने की रिपोर्ट तो हमने लिखवा ही दी है, पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी, लेकिन तुम्हारे पास लड़के और उसकी माँ की फ़ोटो कहाँ से आई? अमृता ने बोला, मेरे पास भी इस लड़के और उसकी माँ की कोई फ़ोटो नहीं थी, मैंने तो खुद चुपके से एक फ़ोटो खींच ली थी जब यह दोनों मेरी बेटी डोली के लिए रिश्ता लेकर आए थे और उसकी शादी फाइनल हो गई थी। यह सब कुछ सुनकर सरोज हैरान हो गई और बोली, या तुम क्या कह रही हो? इस लड़के से तुम्हारी बेटी डोली की शादी फाइनल हुई थी? अमृता ने बोला, हाँ इसी लड़के से मेरी बेटी की शादी फाइनल हुई थी और मेरे भी जेवर ही चोरी हुए थे। इसके बाद उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया था। हमने भी बहुत जेवर बनवाए थे, यह सोचकर कि अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं, उसके पास ही तो रहेंगे। सुनकर सरोज हैरान हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के साथ बिल्कुल एक जैसी घटना। अमृता ने बोला, घटना नहीं, हम दोनों को ठगा गया है। एक ही औरत ने हम दोनों को ठगा है। अमृता ने वह साइट खोलकर देखी जिस साइट से उसने अपनी बेटी डोली की शादी तय की थी। वहां से भी लड़के की प्रोफाइल गायब थी। दोनों ने अलग अलग प्रोफाइल से लड़के पसंद किए थे। दोनों में लड़के का नाम और प्रोफेशन अलग अलग था, लेकिन लड़का एक ही था। अब दोनों को समझते देर नहीं लगी थी कि वह दोनों मैट्रिमोनियल साइट से शादी तय करने के चक्कर में बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुकी थी। उनकी बेटियों की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई थी, लेकिन उनका अच्छा खासा सोना चोरी हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें यह भी यकीन हो गया था कि क्योंकि दोनों के घर से सोना गायब हुआ है तो कुछ ना कुछ दिमाग तो उन लोगों ने चलाया ही है और इसकी रिपोर्ट तो पुलिस में करवानी ही पड़ेगी। यह सोचकर अमृता और सरोज पुलिस के पास गई। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक, जल्द ही इसके आगे का भाग आएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि अमृता और उसकी दोस्त सरोज दोनों की बेटियों की शादी जेवर चोरी होने की वजह से टूट चुकी थी और दोनों ने मैट्रिमोनियल साइट से लड़का पसंद किया था और बाद में पता चला कि वह एक ही लड़का और उसकी माँ थे जिन्होंने उन दोनों को ठगा था। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। सरोज और अमृता अब सारी सच्चाई समझ चुकी थी और एक नई रिपोर्ट पुलिस में करवाने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बस जेवर चोरी की रिपोर्ट करवाई थी। उसमें लड़के और उसकी माँ का नाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि जेवर उनके घर से चोरी हुए थे। लेकिन अब उन्हें कुछ और शक हो रहा था कि हो ना हो जेवर चोरी करने में उनका ही हाथ होगा, नहीं तो एक जैसी घटना दोनों के साथ कैसे हो सकती है। पुलिस के पास पहुंचकर सरोज और अमृता ने अपनी अपनी बेटियों की शादी टूटने की सारी घटना पुलिस को बताई, जिसे सुनकर पुलिस को भी समझ में आ गया कि वह एक ठगी की घटना है। पुलिस वालों ने जब लड़के और उसकी माँ की फ़ोटो मांगी तो वह हैरान हो गए, क्योंकि वह दोनों इतने शातिर थे कि उन्होंने ना कोई रस्म की थी और ना ही कोई फ़ोटो क्लिक होने दी थी। बस चुपके से अमृता ने जो एक फ़ोटो क्लिक की थी वही उसके पास थी, जिसे उसने पुलिस को दे दिया। शादी टूटने के बाद से ना तो अमृता ने कभी लड़के वालों से बात की थी और ना ही सरोज ने कभी लड़के वालों से बात की। आखिरी बात शादी टूटते वक्त ही लड़के की माँ से दोनों की हुई थी। सरोज और अमृता दोनों ही के पास उस लड़की के माँ की अलग अलग फ़ोन नंबर और अलग अलग घर के एड्रेस थे, जो कि यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि वह दोनों फ्रॉड थे। पुलिस वालों ने जब उन दोनों नंबरों पर फ़ोन मिलाया तो दोनों नंबर बंद मिले, जो कि पुलिस वालों को पहले ही समझ में आ चुका था कि नंबर नहीं लगने वाले। पुलिस ने बताए गए एड्रेस पर भी जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला अमृता को जो घर का पता बताया गया था वह घर भी 1 महीने के लिए किराए पर लिया गया था और सरोज को जो घर दिखाया गया था वह घर भी 1 महीने के लिए किराए पर लिया गया था। अब तो लड़के और उसकी माँ से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा था, क्योंकि वह दोनों ही गायब हो चुके थे। पुलिस वालों ने बोला, आपकी बातों से तो साफ है कि वह दोनों बहुत बड़े ठग थे।
और बहुत ही शातिरता के साथ अपना गेम खेलकर चले गए। या तो अच्छा हुआ कि आपकी बेटियों की शादी नहीं हुई और उनकी ज़िंदगी खराब नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने आपका बहुत पैसा उड़ा लिया। अब तक तो अमृता और सरोज यह सोच रहे थे कि चोरी उनके घर से हुई है, तो उनका शक घर में काम करने वाले नौकरों और पास पड़ोस पर ही था, जहां पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल कर ली थी। क्योंकि शादी के एक हफ्ता पहले सरोज के यहाँ चोरी हुई और 15 दिन पहले अमृता के यहाँ चोरी हुई थी, और उस वक्त तक उनके घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आए थे, इसलिए शक करते भी तो किस पर। खैर, पुलिस वालों ने कहा, अब आप लोग घर जाइए, अगर हमें कुछ सुराग मिलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपको ठगा है, तो अब यह नया शिकार जरूर खोज रहे होंगे। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क रहेंगे। सरोज और अमृता अपने घर आ चुके थे, लेकिन उस फ्रॉड लड़के और उसकी माँ का अब 4 महीनों बाद भी कोई पता नहीं चल पाया था। दोनों इतने शातिर थे। क्योंकि डोली और काया के साथ एक जैसे हादसे हुए थे, तो इस दौरान वह दोनों भी एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गई थी, जैसे कि उनकी माएँ थी। अब काया ने डोली से कहा, देख डोली, हमारे घर परिवार के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। पुलिस का क्या है? पुलिस के पास तो बहुत से केस रहते हैं। हमने रिपोर्ट कर दी, उन्होंने बोल दिया हम जांच कर रहे हैं, पर वह इतना ध्यान नहीं देंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा, तभी हमारे जेवर वापस मिलेंगे। डोली ने बोला, काया तुम क्या बात कर रही हो? हम क्या कर सकते हैं जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है? काया ने बोला, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, पर उनको सामने लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। डोली ने बोला, बताओ क्या करना है? काया ने बोला, देखो वह मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियों को फंसाता है, हम दोनों को उसने फंसाया। जब वह यही काम करता है तो अपना अगला टारगेट जरूर खोज रहा होगा। एक काम करते हैं, हम उसे दाना डालते हैं। डोली और काया ने मिलकर एक प्लान बनाया और फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर एडिटिंग करके एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ़ोटो लगाई और जिसके बायो में लिखा कि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उसके पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है। काया और डॉली ने बोला, यह चांस की बात हो सकती है, हो सकता है वह खुद कांटेक्ट करे। एक हफ्ते के बाद काया और डोली हैरान थी, क्योंकि उधर से उसी लड़के ने काया और डोली द्वारा बनाई गई फेक प्रोफाइल पर कांटेक्ट किया था। उसने उस फेक प्रोफाइल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। काया और डोली को समझ में आ गया था कि वह ठग इनके जाल में फंस चुका है। अब बस उसे सामने लाना है, तो बातें तो करनी पड़ेंगी। और उन दोनों ने अच्छे से उस लड़के को लपेटा और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। काया और डोली ने मिलकर उसे मिलने के लिए एक एड्रेस दिया। लड़के ने बोला कि वह अपनी माँ को लेकर रिश्ते की बात करने के लिए आएगा। निश्चित दिन पर लड़का और उसकी माँ दिए गए एड्रेस पर गए और दरवाज़ा खोलने पर काया और डोली को सामने देखकर वह दोनों हैरान रह गए। सामने डोली और काया का पूरा परिवार खड़ा था, जिसे देखकर वह दोनों बुरी तरह से घबरा गए और पीछे भागने को मुड़े, लेकिन उनके पीछे पुलिस थी। आज डोली और काया ने अपनी समझदारी से उन लोगों को पुलिस से पकड़वा दिया था। पुलिस ने उन दोनों को दबोच लिया और बोला, चल बता कैसे तुम लोगों ने दोनों घरों में चोरी की है, और अब या तुम लोगों ने तीसरा शिकार चुना था, और क्या पता इन दोनों से पहले कितने लोगों को तूने ठगा हो। कैसे करते हो तुम लोग यह सब? चलो अब सब कुछ चुपचाप बताओ। दोनों अब पुलिस के हिरासत में थे और पुलिस वाले उन्हें लेकर जा रहे थे और बोल रहे थे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इन दोनों की अच्छी खबर हम लेंगे और आप दोनों के गायब हुए सारे जेवर आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो इन लोगों ने उसे बेचा नहीं होगा, क्योंकि चोरी की रिपोर्ट आप दोनों ने लिखवा ही रखी थी और हमने सारे सोने खरीदने वालों के यहाँ पर अलर्ट लगा रखा था कि अगर कोई जेवर बेच रहा है तो हमें खबर ज़रूर देना। और यह दोनों क्योंकि इतने शातिर हैं तो हमें अच्छे से पता है कि यह इतनी जल्दी तो जेवर नहीं बेचेंगे, मामला ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। इसलिए अब आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों के जेवर आप लोगों को मिल जाएंगे।
पहले हम इनकी खातिरदारी करके या तो पता कर ले कि इतना बड़ा कारनामा यह दोनों करते कैसे थे, कहकर पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक की कहानी में आपने देखा कि काया और डोली के जेवर चुराने के आरोप में पुलिस ने उस ठग लड़के और उसकी मां को पकड़ लिया और इसमें काया और डोली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस लड़के को उसके ही जाल में फंसाया था। अब पुलिस को यह पता करना था कि उन लोगों ने आखिर जेवर गायब किया कैसे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। पुलिस उन दोनों शातिर ठग माँ और बेटा को लेकर अपने साथ चली गई और उनसे पूछताछ करनी शुरू की। पहले उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने जेवर ही क्यों चुराए, जबकि वह शादी में ज़्यादा पैसों की डिमांड भी करके आसानी से पैसे ले सकते थे। इस पर लड़के की माँ ने कहा, जेवर लेना आसान होता है और उसकी कीमत भी अच्छी खासी होती है। जेवरों को छुपा कर रखना भी आसान होता है। अगर हम पैसों की डिमांड करते तो शायद हमें बैंक अकाउंट देना पड़ता, क्योंकि कैश में कोई इतना पैसा शायद नहीं देता, और अगर कैश हमें मिल भी जाता तो उसे आसानी से लेकर निकलना थोड़ा मुश्किल है, जबकि जेवर को एक छोटे बैग में भी रखकर आसानी से ले जाया जा सकता है। जेवर लेकर भागना आसान होता है, इसलिए हमने चोरी करने के लिए जेवरों को चुना और इसीलिए हमने शादी में बहुत ज़्यादा जेवरों की डिमांड की थी ताकि हम उन पर हाथ की सफाई कर सकें। पुलिस वालों ने आगे पूछा। वह तो हमें समझ में आ ही गया, क्योंकि चालाकी से तुम लोगों ने एक भी फोटो नहीं क्लिक होने दी। इस पर लड़के की माँ ने बोला, हाँ, यह तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम एक भी फोटो क्लिक नहीं होने देते हैं और ना ही कोई फोटो कभी सेंड करते हैं, ताकि कभी कोई हमें पकड़ ना पाए, और काम होते ही हम अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ बदल लेते हैं और मैट्रिमोनियल साइट से अपनी प्रोफाइल भी डिलीट कर देते हैं, ताकि कभी कोई हम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन पता नहीं कैसे उस डोली की मम्मी अमृता ने चुपके से हमारी फ़ोटो खींच ली थी। अगर वह फ़ोटो नहीं होती तो शायद अभी हम पकड़े नहीं जाते। पुलिस वालों ने बोला, तुम लोग आज उस फोटो की वजह से नहीं बल्कि अपने लालच की वजह से पकड़े गए हो। अभी काया के घर में चोरी किए 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि नई प्रोफाइल बना ली और नई लड़की को फंसाना शुरू कर दिया। इस पर लड़के और उसकी माँ ने बोला, सर, यह तो हमारा काम है और अपना काम तो हर कोई करता है ना, पर हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दोनों लड़कियां इतनी तेज़ दिमाग की होंगी और हमें ही उल्टा फंसा देंगी। अगर हमें पता होता तो हम इन दोनों को कभी नहीं लूटते। पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला, मतलब तुम लोगों ने पहले भी बहुत लोगों को लूटा है। दोनों माँ बेटा एक दूसरे का मुंह देखकर हंस रहे थे और बोल रहे थे, जब लोग खुद उल्लू बनने को तैयार हैं, एक अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने के लिए मुंह महंगा सोना देने को तैयार हो जाते हैं, लड़के की ठीक से जांच पड़ताल नहीं करते कि वह सच में इतनी बड़ी नौकरी करता भी है या नहीं, बस मैट्रिमोनियल साइट पर लिखी गई बातों पर यकीन कर लेते हैं और हमारी सुनाई गई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, तो ऐसे उल्लू लोगों को लूटने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारी बातों पर यकीन कर लेता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई है, लेकिन लड़की वालों को हम पर शक हो गया और उन लोगों ने बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया, तो उन्हें तो हम नहीं लूट पाए ना। अब जब काया और डोली के माँ बाप जैसे बेवकूफ़ लोग दुनिया में हैं, तो उन्हें लूटने के लिए हम जैसे लोग तो आगे आएंगे ही। यह सुनकर पुलिस वाले ने एक जोरदार तमाचा उस लड़के को लगाया और बोला, किसी के मेहनत की कमाई को इस तरह से लूट कर निकल गए और अब बकवास कर रहे हो। ऊपर से माँ बाप इतनी मुश्किलों से बेटी की शादी करते हैं, समाज में उनकी इतनी बेइज्जती हो जाती है तुम जैसे लोगों की वजह से। उस लड़की की शादी में आगे भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसकी पहली शादी टूट गई रहती है। यह सब कुछ जानते हुए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम लोग इतनी खुराफाती करते हो। लड़के और लड़के की माँ ने बोला कि हमें इससे क्या, हमें तो अपने माल से मतलब है। अगर लड़की वाले होशियार होते
तो कभी हमारे जाल में फंसते ही नहीं। पुलिस वालों ने बोला, चलो अब जल्दी बताओ, यह सब कारनामा तुम लोगों ने कैसे किया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला और तुम लोग लाखों का जेवर लेकर गायब हो गए। यह सब पूछते हुए पुलिस वाला घूर घूर कर लड़के और उसकी माँ को देख रहा था कि एकाएक पता नहीं उसे क्या हो गया। उसने उन लोगों को छोड़ दिया और बोला, चलो जाओ यहाँ से। वह दोनों आराम से उसके सामने ही वहाँ से निकलकर जाने लगे, लेकिन उनके बगल में खड़े हवलदार ने उन दोनों को पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर ने हवलदार को डांटा और बोला, जाने दो इन्हें चुपचाप, मैंने इन्हें छोड़ दिया है। यह सुनकर हवलदार को कुछ अजीब सा लगा। उसे समझ में आ गया कि इंस्पेक्टर साहब अपने होश में नहीं है और उसने उन दोनों को नहीं छोड़ा बल्कि वापस लॉकअप में बंद कर दिया और एक गिलास पानी लेकर इंस्पेक्टर साहब के मुंह पर मारा, जिससे उन्हें होश आ गया। और इंस्पेक्टर ने बोला, यह क्या कर रहे हो? मेरे मुंह पर पानी क्यों मार रहे हो? इस पर हवलदार ने बोला, सर आप तो इन दोनों को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं और इन दोनों को छोड़ूंगा? इन्हें तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मैं तो उनसे यही पूछ रहा था कि उन्होंने यह कारनामा किया कैसे। तो हवलदार ने बोला, और आप पूछते पूछते खुद ही उनके जाल में फंस गए थे और आप खुद उन्हें छोड़ रहे थे। वह तो मैंने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि आपका चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आप अपने होश में नहीं हैं। यह सब कुछ सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत हैरानी हुई और वह फिर से उनकी तरफ पलटा। वह दोनों मुस्कुराकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहे थे कि हवलदार बीच में आ गया और बोला, सर आप इनकी तरफ मत देखिए, मुझे लगता है यह दोनों आपके ऊपर सम्मोहन कर रहे हैं और यही इनका तरीका है लूटने का। इस पर उन दोनों माँ बेटा ने बोला, वाह इंस्पेक्टर, तुम्हारा हवलदार तो तुमसे तेज है, उसने बहुत जल्दी हमारा तरीका पकड़ लिया। अगर अभी यह यहाँ नहीं होता तो हम बहुत आराम से यहाँ से निकल जाते, तुम खुद हमें यहाँ से निकालते, लेकिन यह बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ से आ गया और हमें रोक लिया और तुम्हारे ऊपर पानी डालकर तुम्हें भी होश में ले आया। इंस्पेक्टर को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ चुका था। उसने बोला, अब जल्दी बताओ तुम दोनों ने क्या किया था? माँ बेटा ने बोला, वही किया था जो अभी तुम्हारे साथ किया। उन दोनों ठगों ने बताया कि हम दोनों के लिए किसी को भी सम्मोहित करना बहुत ही आसान है। बस अगला व्यक्ति हमारी आंखों में आंखें डालकर 5 मिनट तक हमसे बातें कर ले, उस 5 मिनट के अंदर ही हम उसे अपने काबू में ले लेते हैं। फिर वह वही करता है जो हम उससे कहते हैं। अब इंस्पेक्टर को सब कुछ समझ में आ रहा था। दोनों ठग ने बताया कि डोली और काया के घर उन लोगों ने कैसे लूट की थी। उस लड़के की माँ ने बताया कि शादी के कुछ दिन पहले हम लड़की वालों के घर जाते हैं किसी बहाने से, क्योंकि हमें पता होता है अब तक उन्होंने शादी में देने के लिए हमारी शर्त के अनुसार सारे जेवर बनवा लिए होंगे और सारे जेवर घर में ही होंगे, क्योंकि कुछ दिनों में उन जेवरों को बेटी को देकर विदा करना है। बस हम इसी मौके की ताक में रहते हैं। उनके घर जाकर चाय पानी पीते हुए उनसे हम अच्छे से बातें करते हैं और बातों बातों में हम उन्हें ऐसे ही सम्मोहित कर लेते हैं कि फिर वह वही करते हैं जो हम कहते हैं। और इसके लिए अक्सर हम वह वक्त चुनते हैं जिस वक्त लड़की की माँ अकेली घर में हो और यह खबर मुझे मेरे बेटे द्वारा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वह फ़ोन पर अपनी होने वाली बीवी से बात करके घर की सारी जानकारी लेता रहता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि इस वक्त लड़की की माँ अकेले अपने घर में है, बस उसी वक्त मैं उस घर में पहुंच जाती हूँ और बातों बातों में उसे पूरी तरह से सम्मोहित कर लेती हूँ। वह अपने होश में नहीं रहती। फिर मैं उससे कहती हूँ कि वह अपने घर में जितने भी सोने के जेवर हैं वह सारे जेवर लाकर मुझे दे दे। वह खुद ही सारे जेवर निकाल कर मुझे दे देती है। फिर मैं उससे कहती हूँ, मैं यह सारे जेवर लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुम यह बात भूल जाओगी कि तुमने यह जेवर मुझे दिए हैं और मैं यहाँ आई थी और सारे जेवर लेकर यहाँ से चली गई। यह सारी बातें तुम भूल जाओगी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम उसी पल को याद रखोगी जब तुम घर में अकेली थी। तुम उस समय को पूरी तरह से भूल जाओगी जिस समय हम दोनों की बातचीत हुई है।
और मैं तुम्हारे घर में बैठी थी और तुमने खुद यह सारे जेवर लाकर मुझे दिए हैं। लड़की की माँ इतनी बुरी तरह से मेरे सम्मोहन में रहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता और मैं आसानी से सारे जेवर लेकर वहाँ से निकल जाती हूँ। इस तरह से घर से अपने आप ही जेवर गायब हो जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि जेवर किसने चुराए हैं। उसके बाद हम शादी तोड़ देते हैं, क्योंकि शादी तो हमें करनी ही नहीं होती। हमें तो बस जेवर चाहिए होते हैं जो कि हमें मिल चुके रहते हैं, और शादी तोड़ते ही हम अपना घर, अपना फ़ोन नंबर, अपनी मैट्रिमोनियल साइट की प्रोफाइल सब कुछ चेंज कर देते हैं ताकि कभी कोई हमें पकड़ ना पाए। लेकिन इस बार इन दोनों लड़कियों की वजह से हम पकड़ में आ गए, क्योंकि इन्होंने हमारा ही खेल हमारे साथ खेल दिया। अगर यह दोनों सहेलियां नहीं होती और एक दूसरे को नहीं जानती तो इन्हें कभी समझ में नहीं आता कि इन दोनों के साथ धोखा करने वाले हम लोग ही हैं। इन्हें कभी भी समझ में नहीं आता कि चोरी लड़के वालों ने की थी। वह तो इसी शक में रहते कि चोरी उनके घर में हुई है तो उनके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने की होगी। हमारे ऊपर तो कभी कोई शक नहीं जाता, लेकिन उस काया का दिमाग और उस अमृता ने चुपके से जो मेरी फ़ोटो खींच ली थी, इन दोनों की वजह से हमारी पोल पट्टी आज खुल चुकी है। इसके पहले भी हमने 6 लड़की वालों को और ठगा है, लेकिन उनमें से कोई किसी को नहीं जानता था। इसलिए आज तक वह लोग नहीं जानते हैं कि उनके घर से जेवरों की चोरी किसने की। यह सब कुछ सुनकर पुलिस वालों ने एक जोरदार तमाचा दोनों माँ बेटे को लगाया और बोला, जितनी चोरियां तुम लोगों ने की हैं, अब कानून को उन सब का हिसाब तुम लोग दोगे। चलो अब जल्दी जल्दी सबके नाम और पता बताओ ताकि उन्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारी शिनाख्त करवाकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकूं। और काया और डोली के घर चोरी किए गए जेवरों को तुमने कहाँ रखा है, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे पता है अभी तो उन जेवरों को तुम लोगों ने बेचा तो नहीं होगा। और हाँ, पहले जिन लोगों को तुमने ठगा है उनका तो तुम लोगों ने भारी नुकसान कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी तरफ से उनके नुकसान की भरपाई की जाए। जल्दी से सबका नाम और पता बताओ ताकि सबको यहाँ पर बुलाया जा सके। पुलिस ने अमृता और सरोज को भी फ़ोन करके थाने पर बुला लिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे उन लोगों ने खुद ही अपनी अपनी बेटियों के जेवर उस लड़के की माँ को थमा दिए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसने उन्हें सम्मोहित कर रखा था। वह सम्मोहन करने में उस्ताद है और बहुत ही आसानी से किसी को भी सम्मोहित कर सकती है, और इसी का फ़ायदा उसने उठाया। यह सब कुछ सुनकर सरोज और अमृता अंदर तक हिल गईं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनके घर में घुसकर उनसे उनकी ही चीज़ ले ले और उन्हें कुछ भी याद ना हो। लेकिन ऐसा हुआ था। उनके नाक के नीचे उनका सोना निकालकर वह ठग औरत ले गई थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब अमृता और सरोज के परिवार ने यह सारी बात सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी ठगी भी हो सकती है, पर यह हो चुका था। इन दोनों के घर में यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी, इसलिए इनका काफ़ी सोना उन ठगों के पास से बरामद हो चुका था, जिसे पुलिस ने सारी कार्रवाई होने के बाद वापस कर देने का आश्वासन दिया था। लेकिन इसके पहले जिन लड़की वालों को उन्होंने ठगा था उनका तो काफ़ी नुकसान उन लोगों ने कर ही दिया था। आज वह दोनों ठग जेल के पीछे थे, सिर्फ और सिर्फ काया और डोली की होशियारी की वजह से। लेकिन अब अमृता और सरोज ने ठान ली थी कि कभी किसी की पूरी जांच पड़ताल किए बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है और कभी भी किसी अनजान आदमी पर इतना भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी का यह सबक उन्हें बहुत भारी पड़ा था।